राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी महाराज की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष की भांति हरिहर वल्लभ मंदिर में गीता पाठ, यज्ञ एवं लंगर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय व संचालक संस्था शिवनाथ योगाश्रम के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रधान दिनेश तंवर, उप प्रधान डॉक्टर महेश, महासचिव ललित सुमन एवं कोषाध्यक्ष श्रीधरन जी, स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी के भतीजे कमल आनंद शर्मा ने उपस्थित रहकर स्वर्गीय योगी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों अंकित झा, चेतन त्रिपाठी, यश पाराशर, शिव प्रसाद खनाल, नरेश जोशी, कन्हैया गौरव, आदित्य, कृष्ण व जीत को जहां सम्मानित किया गया, वहीं संस्था के विकास और सुधार के संबंध में भी चर्चा की गई। आप भी देखें इस कार्यक्रम की एक झलक। पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर इस विशाल श्री शिवनाथ योगाश्रम के अंतर्गत श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय और सूर्य मंदिर की छत्र छाया में योगी जी के चरणों में बैठे हैं। हम बार बार अपने को बहुत धन्य मानते हैं जब हम हमारे धर्म के संस्थापक त्रेता युग में कृष्ण के अवतार में अवतरित हुए तो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का अमोघ ज्ञान प्राप्त कराया। तो उन ब्रह्म विद्या को पढ़ने वाले हम लोग और वो चीज़ें हमको ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी ने हमको प्रोवाइड कराई, हमको उपलब्ध कराई। मृत्यु 100% सत्य है। अभी हमने गीता में पढ़ा ध्रुवम जन्म मृतस्य च, वो ध्रुव है, मगर उसके बीच में हमने क्या करना है, क्या है हमारे पास, तो क्रिया विशेष बहुलाम, हमारे पास क्रिया है, कर्म है। हमें वो सब श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए जिससे हमको हमारे जीवन के उच्च स्तर तक हम जा सकें और समाज के लिए आदर्श स्थापित हो सके। उसी प्रकार उसी आदर्शता में हमारे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। 100 वर्ष हमारे विद्यालय को पूरे होकर के उससे भी ऊपर हो गए हैं। 1971 में यहाँ स्थापित हो गया था, ऐसे मेरे को पता चला। और उन्होंने समाज की सेवा के लिए अनेक प्रकार के, इस प्रकार से हमारे विद्यालय के अनेक प्रकार की यहाँ संस्थाओं को स्थापित किया। महाविद्यालय अभी तक हम लोग उसमें अध्यापन करा रहे हैं। मैं आप सभी को ये अवगत कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी जिन जिन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उन कक्षाओं में वो बहुत अच्छा अपना विषय से रिलेटेड और अनुशासन से संबंधित जो बच्चे अत्यधिक सबसे उच्चतम बढ़िया कर रहा है उन बच्चों के नाम की सूची में यहाँ लाया हूँ और उनको माननीय अध्यक्ष जी और आदरणीय डॉक्टर साहब सुमन जी आकर के उनको थोड़ा पारितोषिक, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनको मेडल देंगे ताकि वो और अच्छा कर सकें,
सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी के चरण में सादर नमन। उनके आशीर्वाद से और कृपा से ही आज हम यहाँ खड़े हैं। आप लोगों को पता ही है, जो 3 वर्ष पहले भी एक तरह से हम इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन आप लोगों की सेवा करने का अवसर प्रभु ने दिया है और हम चाहते हैं जब तक हमारी श्वास है हम इस विद्यालय का, आप बच्चों का, इस संस्था का अपने दिल से सेवा करता रहूं और आप लोग एक कामयाब इंसान बन सके। जैसा जोशी जी बता रहे थे, आप सभी विद्वान हैं। मैं कई कार्यक्रम में आप लोगों को बताया हूँ और कहता रहा हूँ कि आप लोग सब विद्वान हैं। कौन क्या बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन आपको जो स्थान मिला है यह स्थान इतना पवित्र है। 3 वर्ष पहले जब मैं बीमार पड़ा तो मैंने तय कर लिया था अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन देखिए पिछले कार्यक्रम में भी मैं आया, इस कार्यक्रम में भी आने का अवसर मिला और इस 1 वर्ष में यह संस्था हम देख रहे हैं जो निरंतर आगे और बढ़ रहा है। और यह पहली बार मुझे यह अवसर मिला है जो आप इतने बच्चों के गर्दन में यह मेडल इस कार्यक्रम के अवसर पर डालने का मौका आया। इसीलिए हम अपने मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद करते हैं जो वे लोग इसी तरीके परिश्रम करें। तो योगी जी का जो सपना था, योगी रामनाथ जी का सपना, ये इतने महान थे। जब मैं इनका एक चरित्र का अध्ययन करता हूँ, मंथन करता हूँ, तो मुझे लगता है जो कि आखिर ये थे क्या। ऋषि थे, ब्रह्मचारी थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे, समाज सेवी थे। आखिर योगी रामनाथ शास्त्री क्या थे? इन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, छात्रावास की व्यवस्था की, गौ सेवा, स्वास्थ्य के लिए औषधालय, शिल्पात, महिलाओं के लिए शिक्षालय, मतलब दुनिया के जितने भी क्षेत्र होते हैं जीवन यापन और जीवन के लिए, उसके अलावा कोई स्वतंत्रता सेनानी थे। अमर शहीदों का यहाँ स्मारक है। शायद किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में हमने आज तक नहीं देखा जहां संस्कृत का महाविद्यालय हो और शहीद स्मारक हो, हमने नहीं देखा। गौशाला हो, वहां छात्रावास हो, वहां शिल्पालय हो, वहां प्राचीन सूर्य मंदिर हो और उस मंदिर में कुआं हो, मतलब विशेषता। और हम तो धन्यवाद देते हैं दिनेश तंवर जी का। ये व्यक्ति अकेला था, अकेला, कोई आगे पीछे कोई नहीं। इतने बड़े परिवार का बेटा जिसके पिता यहाँ काउंसलर रहे और एक कर्मठ व्यक्ति जिनका नाम चलता था, इनकी तूती बोलती थी। दिनेश जी भी चाहते तो कुछ और कर सकते थे। एक ऐसा वक्त था जो यहाँ कोई मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन उस समय में दिनेश तंवर जी ने हिम्मत किया तो एक जोर की ताली दिनेश तंवर जी के लिए भी बजी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़े, कामयाब हो। धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर माँ भगवती शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज महान स्वतंत्रता सेनानी कैलाशवासी श्री
योगीराज रामनाथ शास्त्री जी की 41वें पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि में हम सब, हमारे महाविद्यालय का परिवार सब एकत्रित हुए हैं। हमने सबसे पहले सन 1993 में इस विद्यालय में जो है अध्ययन के रूप में कक्षा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था और उस समय जो है यहाँ पे महाराज श्री शांतिनाथ जी रहते थे और योगीराज रामनाथ जी की जो यादें थी, उनका जो आशीर्वाद था, उस समय बिल्कुल तल्लीन था और उनकी यादें जो है उस समय हमें भली भांति अपने से बड़े जो छात्र थे उनसे जो है अनुकरणीय होती थी कि महाराज जी जो है छात्रों को किस प्रकार जो है प्रेरित करते थे कि अपने जो है इस संस्कृत रूपी जो वृक्ष लगाया हुआ है ये खूब फले फूले। दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज रामलीला मैदान में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जहां 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। भाजपा अध्यक्ष के अनुसार इन बसों के शामिल होने से दिल्ली में कुल ईवी बसों की संख्या 4000 तक पहुंच गई है, जिससे प्रदूषण के खिलाफ जनता को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के पास जितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं उतनी किसी अन्य राज्य में नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि साल 2026 के अंत तक दिल्ली में 7500 ईवी बसों का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ये पहल दिल्ली को देश की ईवी कैपिटल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विशेष दिन के लिए जो दिल्ली अपने पिछले 27 वर्षों के संघर्ष के बाद आपको सत्ता सौंपने का वो विशेष दिन, हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के दिन जब मैंडेट आया और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कमल खिलाने का काम किया और आज के दिन आपने उनको ये तोहफा देकर निश्चित रूप से बधाई के आप पात्र हैं और आपकी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि 500 नई ईवी बसों का आज आप खेप दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो जानकारी मिली, पिछले 1 वर्षों में आपने 2000 ऐसी बसों की पहल की और जिसका लाभ दिल्ली की जनता उठा रही है। और आज ईवी बसों की संख्या दिल्ली में अगर 4000 पहुंची है तो इसमें मात्र 1 साल के अंदर आपकी सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता निश्चित रूप से पॉल्यूशन को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है उसमें आपका ये पहल निश्चित रूप से उनको सुकून देने वाला पहल है और मैं इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपकी पूरी सरकार को, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप कह रही थी कि देश में दिल्ली पहला राज्य है जितना इतनी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आप ईवी ला रही हैं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं और इस बात के लिए आपको प्रेरित करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब जब अधिक होता है हम मानते हैं कि ट्रैफिक कंजप्शन को भी बहुत बड़ी राहत मिलती है और दिल्ली की जनता ट्रैफिक से जूझने की जो प्रक्रिया है, अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बढ़ाती हैं और जो आपने लक्ष्य लिया है 2028 का, निश्चित रूप से एक बड़े इस दिल्ली की देश की राजधानी को आप बहुत ही सुगम
आवागमन की सुविधा देने जा रही हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो संकल्प आपने किया है उस संकल्प को आप जरूर पूरा करेंगी। साथियों, 8 फरवरी का दिन 2025 की वो सुबह दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। वो जिस दिन दिल्ली की जनता ने 70 में से 48 बीजेपी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया और विधानसभा में भेजा। 2025 8 फरवरी का वो दिन, और उसी दिन से दिल्ली के विकास की इमारत की नई नींव रखी जानी शुरू हो गई थी। पूर्ण बहुमत देकर के दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया। इसलिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कार्यक्रम, जो आज का ये कार्यक्रम है, जब 500 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की जनता को समर्पित करना भी उसी श्रृंखला में अगली कड़ी है। और इन 500 बसों को जोड़कर आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लीट में 4000 बसें जुड़ गई हैं। 4000 बसें। अध्यक्ष जी, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहना चाहती हूं कि 4000 बसों की इलेक्ट्रिक फ्लीट आज पूरे देश में किसी भी और राज्य के पास नहीं है। किसी भी और राज्य के पास नहीं है। दिल्ली ने, देश की राजधानी दिल्ली ने अपनी फ्लीट में ये 4000 बसें इलेक्ट्रिक की जोड़ी है। और इस साल के अंत तक हमारी कोशिश है कि दिल्ली परिवहन की बसों की संख्या 7500 कर दी जाए और 2028 तक 14000 बसों का लक्ष्य दिल्ली की आप सबकी अपनी सरकार का है, जो सही मायने में दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। देश के हर राज्य से ज्यादा पर्यावरण को बेहतर करने वाली ये ईवी बसें, जो अपने आप में एक मॉडल हैं, जो पूर्णतया एसी बसेस हैं, जिनमें अंदर कैमरे लगे हैं, जिसमें पैनिक बटन है, जो लो फ्लोर है, ये दिल्ली के पर्यावरण को भी बेहतर करेगी और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को भी पूरा करेगी। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बस्तर पंडुम 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंची। इस दौरान उन्होंने किसानों, कलाकारों और आम अतिथियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि बस्तर के लोग जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं और यही भावना इस पंडुम में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के माध्यम से बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, कला, संगीत और जीवन शैली पूरे देश तक पहुंच रही हैं। उन्होंने इस सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच देने के लिए राज्य सरकार और आयोजन से जुड़े सभी प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की प्रचुर क्षमता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति, प्रकृति और परंपरा का ये संगम न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बस्तर को पहचान दिला सकता है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से
देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूं। बस्तर क्षेत्र में एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनने की प्रचुर क्षमता है। यहाँ के उत्साही लोग और उनकी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपात और गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहां आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद विद्यालय फिर से खुल रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद तस्वीर है जो सभी देशवासियों में खुशी का संचार कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की संयुक्त प्रेस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि भारत और मलेशिया के संबंध गहरे और पुरातन हैं। उन्होंने तमिल भाषा की मलेशिया में मजबूत व जीवंत उपस्थिति की सराहना की। पीएम मोदी ने बताया कि हमारे संबंधों ने नई रफ्तार पकड़ ली है। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऑडियो विजुअल सहनिर्माण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। ये समझौता विशेष रूप से तमिल सिनेमा और संगीत के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को करीब लाएगा। प्रेस वार्ता में सेमीकंडक्टर, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और शांति रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी सहमति बनी। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।
आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। फ्रेंड, भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। खटीमा क्षेत्र में विंटर कार्निवाल का आयोजन खटीमा छात्र संघ द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से युवा अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझें और समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। छात्र संघ द्वारा पहली बार विंटर कार्निवल के अंतर्गत भजन क्लबिंग जैसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की एक नई शुरुआत यहां पर की जा रही है। मेरा मानना है इस प्रकार की शुरुआत ये केवल एक पहल, एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं और युवा चेतना के संगम का प्रतीक है। भजन क्लबिंग जैसे आयोजन ये सिद्ध करते हैं कि हमारा युवा वर्ग आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से मजबूती से जुड़ा हुआ है और संगीत, भक्ति और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को एक सकारात्मक संदेश देना ऐसे आयोजनों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं इस पहल के लिए छात्र संघ की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। ऐसा आयोजन करके आप सभी ने अपना नेतृत्व, क्षमता, संगठन शक्ति और सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसका परिचय दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिन छात्र छात्राओं ने आज इस कार्यक्रम का संचालन किया है वही छात्र कल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रदेश को, देश को, अनेक संस्थाओं को अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र